गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक सिल्वर बुलेट के जैसे लेकर के रखा हुआ है, जहां पर अभी रीसेंट पॉलिसीज में और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में पुश कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो कंबस्टेबल इंजन्स हैं, जैसे कि पेट्रोल बेस्ड कंबस्टेबल इंजन्स हैं या डीजल बेस्ड कंबस्टेबल इंजन्स हैं, उनके यूज को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जरूर से एक पोल्यूशन को कम करने का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सच में पोल्यूशन को कम करते हैं? क्या हर बैटरी ग्रीन होती है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोल्यूशन कम कर पाएंगे या सिर्फ एक गिमिक बन के रह जाएगा? इस बात को हम समझते हैं इस वीडियो में। इंटरनेशनली टेल पाइप एमिशंस, जिसको हम ऑटोमोबाइल एमिशन के जैसे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के टोटल एमिशंस में एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है। अप्रॉक्सीमेटली 12.5% एमिशंस ग्लोबली ऑटोमोबाइल एमिशन से आता है या टेल पाइप एमिशन से आता है, जिसको कर्व डाउन करना एक मेजर पॉलिसी एम्फेसिस हो सकता है। यहाँ पर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम लेकर के आते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सीधी तौर पर जो कंबस्टेबल इंजन हैं उस पर जीत हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं, साथ में पार्टिकुलेट मैटर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, इन सब को कम करने में डायरेक्टली हेल्प करती है। और डायरेक्ट कंबशन पोल्यूटेंट्स जो भी हैं, ये अर्बन एरियाज में इवेंचुअली धीरे धीरे कम हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज करने से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सीधे तौर पर तो कंबस्टेबल इंजन्स पर साफ तौर पर दिखते हैं कि एक बढ़त बना करके रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगा क्या? अर्बन एरियाज में जैसे दिल्ली, बीजिंग, लंदन, ये बड़े अर्बन एरियाज हैं, इवन मुंबई, ये वो अर्बन एरियाज हैं जहां पर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और स्पेसिफिकली इन एरियाज में पोल्यूशन का अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आ जाता है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेसिफिकली इनके कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में भी आ जाते हैं, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हम देखें तो इन अर्बन एरियाज का ऑटोमोबाइल पोल्यूशन हम 75 से 80% तक कम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा पोल्यूशन कम करने में या ग्रीन हाउस गैसेस के कंटेंट को कम करने में। तो ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लेकर के आते हैं तो अर्बन एरियाज में जो लोकलाइज्ड वार्मिंग है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, उसको तो हम आसानी से कम कर सकते हैं या उसमें बहुत बड़े लेवल पर हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि क्या ये जो ईवीज हम लेकर के आ रहे हैं, ये ईवीज उतने कॉस्ट इफेक्टिव होंगे या एक्चुअली पोल्यूशन इफेक्टिव होंगे? आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, ईवीज डायरेक्ट एमिशंस को तो कम कर देंगे, ये टेल पाइप एमिशंस को तो कम कर देंगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट एमिशंस हैं उनको काफी हद तक बढ़ा देंगी। अभी हम समझें तो पिछले सालों में जो कोल और ऑयल और गैस माइनिंग है उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया है और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम किया है। अब ईवीज अगर हम समझें तो मेनली किन किन मटेरियल से मिलकर के बनती है? लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, ये वो सारे अर्थबाउंड मेटल्स हैं जिनकी माइनिंग हमें ईवीज को बनाने में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को बनाने में जरूरत पड़ेगी। तो हर बैटरी ग्रीन नहीं होती है। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इनकी माइनिंग से इनडायरेक्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लिथियम की माइनिंग से या कोबाल्ट की माइनिंग से या कॉपर की माइनिंग से। और खास तौर पर वाटर कंटामिनेशन, सॉइल कंटामिनेशन या सॉइल पोल्यूशन हमको बड़े लेवल पर देखने मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन भी उन माइनिंग एरियाज में हमको बड़े लेवल पर देखने मिलेगा। तो एक तरफ जहां हम टेल पाइप एमिशंस को कॉम्पनसेट करने के लिए ईवीज को लेकर के आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इनडायरेक्ट एमिशन से, डिफॉरेस्टेशन से हम रिलेटिव पोल्यूशन को बढ़ा देंगे तो हमारा जो मेन फैक्टर होगा पोल्यूशन को कम करने का या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का, वो तो डिफीट हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कहें कि जब तक हम ग्रीन बैटरीज ना बना पाए या ग्रीन बैटरी सिस्टम्स ना बनाए, जिसका मतलब है कि इनसे जुड़े हुए जितने सारे प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करके ग्रीन ना करने, एनवायरमेंट फ्रेंडली ना करने, तब तक ईवीज हमारे लिए बहुत अच्छी होंगी, इसके बारे में हमेशा डाउट रहेगा। अब हमें यह भी समझना होगा कि इसके पावर सोर्सेज भी बहुत मैटर करते हैं। हमने बैटरी तो बना ली, पर बैटरी को चार्ज करना होगा। और बैटरी चार्ज कैसे करोगे? बैटरी को चार्ज करने के लिए जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका मेजर सोर्स तो कोल बेस्ड है। तो हम एक तरफ पेट्रोलियम या एक तरफ गैस बेस्ड इंजन्स को हटा करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल सरमाउंटेड फॉर्म में टेल पाइप एमिशंस को या जो नॉन पॉइंट सोर्सेज एमिशंस हैं उसको तो कम कर देगा, लेकिन पॉइंट सोर्स एमिशंस जो कि हमारे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन से हो रहा है उसको बढ़ा देगा।
अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आ जाएंगे, इंडिया का जो पावर कंजम्पशन है, स्पेसिफिकली अर्बन पावर कंजम्पशन, उसमें एक सर्ज आएगा और वो सर्ज है अप्रॉक्सीमेटली 30% का। इसका मतलब है कि हमें 30% एक्स्ट्रा एनर्जी अर्बन एरियाज के लिए चाहिए होगी, जो खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम्स में से केवल 12% ऐसे हैं जो सोलर पावर या विंड पावर से चल रहे हैं, मोस्टली थर्मल पावर से चल रहे हैं। कोल बर्न करके हम इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आ रहे हैं। तो हमने पेट्रोल और डीजल को कम करके ज्यादा कोल बर्न करना शुरू कर दिया। ये एक एनवायरमेंटल बैलेंसिंग पॉइंट तो ईवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है। दूसरी तरफ ईवीज के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पर बैटरी रिसाइकलिंग अपने आप में बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, इन सारे एरियाज में बैटरी रिसाइकलिंग के नाम पर बहुत बड़े लेवल पर अनस्ट्रक्चर्ड पोल्यूशन होता है। और वो अनस्ट्रक्चर्ड पोल्यूशन किन किन चीजों का है? एसिड्स का है, मरकरी का है, मेटल्स का है, लेड है उसमें, आर्सेनिक है उसमें। ये सब वो डेंजरस पोल्यूटेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट्स कंट्रोल तो करना चाह रही हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। इंडिया में हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, उन सब के बावजूद भी बहुत बड़े लेवल पर सारे के सारे स्टेट्स में बैटरी रिसाइकलिंग से पोल्यूशन होता है। तो अगर ईवीज बढ़ जाएंगे, बैटरी का यूज बढ़ जाएगा, बैटरी की रिसाइकलिंग बढ़ने लगेगी, तो इसका पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। इसके इफेक्ट्स ज्यादा डेंजरस होंगे वनस्पत, ऑयल और गैस के पोल्यूशन से। इनफैक्ट ये एक ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो पार्टिकुलेट मैटर में हम विन विन सिचुएशन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाने से पार्टिकुलेट मैटर के केसेस में हमको एक कमी देखने के लिए मिलेगी। जो कंबस्शन बेस्ड फ्यूल इंजन्स हैं उससे पार्टिकुलेट मैटर हाई हो गया है, लेकिन ईवीज के कंपैरिजन में भी देखें तो ईवीज भी पार्टिकुलेट मैटर फ्री नहीं है। ईवीज भी टायर वेयर एंड टेयर से या रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बहुत सारा ब्लैक कार्बन पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं, जो कि अपने आप में एक डेंजरस पार्टिकुलेट मैटर। अब अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो पिछले सालों में जिस तरीके से हमने एमिशन नॉर्म्स को इम्प्रोवाइज किया है, यूरो 1 से लेकर के यूरो 6 तक या भारत 1 से लेकर भारत 6 तक हमने एमिशन नॉर्म्स को जिस तरीके से इंप्रूव किया है, हमने पार्टिकुलेट मैटर को अप्रॉक्सीमेटली 70% तक कम कर दिया। यूरिया के यूजेस से या डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के यूजेस से भी हम पार्टिकुलेट मैटर को काफी हद तक कम करते चले आए हैं पिछले एमिशन नॉर्म्स में। तो वनस्पत इसके कि ईवी एक नई टेक्नोलॉजी है जिस पर हमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, पूरे के पूरे मार्केट को रिफॉर्म करना पड़ेगा, पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट के रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, चार्जिंग पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। हम प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इंप्रूव अगर कर दें, अपने डीजल और पेट्रोल बेस्ड इंजन्स को ही इंप्रूव कर दें, उसमें थोड़े से हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज को लगा दें, तो वो एक ज्यादा बेटर सिनेरियो दिखता है जो ईवी से ज्यादा बेटर सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, पोल्यूशन कर्व डाउन भी कर सकता है और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये भी एक ऐसा इशू बन सकता है जहां पर ईवी डिफीट हो जाता है। लेकिन इन सब के कंक्लूजन में हमें यह समझना होगा कि पेट्रोल और डीजल बेस्ड व्हीकल सिस्टम्स को हम पिछले 200 सालों से इंप्रूव करते चले आ रहे हैं और इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत थिन डाउन हो गए। पीछे BS4 से BS6 आने में हमको ये समझ में आ गया कि एमिशन नॉर्म्स को इंप्रूव करने में व्हीकल की कॉस्ट अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूरा का पूरा मार्केट इस समय पर इन्फ्लेटेड है और पॉलिसी कर्व डाउन से भी हो जाने से भी रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द पोल्यूटेंट्स अभी भी ऑन बोर्ड नहीं हो पाई है। अभी भी हम व्हीकल्स में पोल्यूशन को देखते हैं तो वो सब कहीं ना कहीं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर ही है और हर बार पोल्यूटेंट्स बढ़ने पर हमें अपने डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को कहीं ना कहीं कर्व डाउन करना पड़ता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो दिल्ली में चलता है, उन सबको अगर हम देखें तो एक एम्फेसिस तो हमें ये देखने मिलता है कि ईवीज डायरेक्टली पोल्यूटेंट्स को कम करके इमीडिएट रिलीफ तो देती है। अब इनके जो लॉन्ग टर्म शॉर्टकमिंग्स हैं, अगर उनको हम सही कर लें, अगर हम सस्टेनेबल माइनिंग पर चले जाएं, अगर हम इनके चार्जिंग सोर्सेस को ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर लेकर के आ जाएं, अगर हम अपने अर्बन पोल्यूटेंट्स को कम कर सकें या इनसे होने वाले जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट्स हैं उनको कम कर सकें या डस्ट बाउंड पोल्यूटेंट्स को कम कर सकें, तो ईवीज श्योर शॉट फ्यूचर में डीजल और पेट्रोल बेस्ड इंजन्स या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ ईवीज फ्यूचर में काम नहीं कर पाएंगी, हमें और टेक्नोलॉजीज पर इन्वेस्ट करना ही होगा, नई टेक्नोलॉजीज को लाना ही होगा। ऑफ कोर्स पेट्रोल और डीजल पिछली सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है, आगे आने वाली सेंचुरी में हो सकता है ये फ्यूल उतना यूजफुल ना रहे और वैसे भी हम पेट्रोल और डीजल धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, तो हमारे लिए
एक ऑल्टरनेटिव बनाना तो जरूरी है, लेकिन 100% ईवी पर एक ऑल्टरनेटिव बना पाएंगे इसमें अभी भी हमको डाउट्स हैं। तो हमें नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आनी पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगी, जैसे कि हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं या फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, ये ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकती हैं। या हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज विद ऑल्टरनेटिव बायोफ्यूल्स, जैसे कि बायोडीजल और बायो इथेनॉल हमारे पास है, उनके साथ अगर हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके अपने व्हीकल सिस्टम्स को बनाएं, वो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी होंगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड के या ग्रीन हाउस गैसेस के या अदर पोल्यूटेंट्स को कर्ब डाउन करने में एक ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी भी हो सकती। तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि ईवी पोल्यूशन को कम करने में हेल्प तो करती है, लेकिन डायरेक्ट पोल्यूशन को कम कर सकती है, इनडायरेक्ट पोल्यूशन को बढ़ा भी सकती है। तो ईवी एक सस्टेनेबल सोर्स नहीं हो सकता। ईवी एक सोर्स हो सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं डाउटफुल रहेगी। हमें और नई टेक्नोलॉजीज को लाना होगा, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को लाना होगा, ईवी से भी बेटर टेक्नोलॉजीज को लाना होगा। ऑफ कोर्स ये तो समझना ही होगा कि कुछ ना कुछ दिनों बाद हमें पेट्रोल, डीजल और गैस को ऑटोमोबाइल से कट डाउन तो करना ही होगा। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम्स और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के डिबेट्स पर हम किस तरीके से काउंटर इन कर सकते हैं। ये एक ऐसा इशू है जो कॉन्स्टेंटली यूपीएससी में चलता रहता है। हम ये हमेशा देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम्स या पेट्रोल और डीजल सिस्टम्स की पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन किए जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस को, ड्रॉबैक्स अगर हम पूछें या एक जनरल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए दैट ईवीज आर दे रियली ग्रीनर, तो इनमें हमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस और डिबेट्स को बैलेंस करके लिखना होगा। हम सिर्फ ईवीज को ही फेवर नहीं कर सकते, हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल को ही फेवर नहीं कर सकते। एक इक्विलिब्रियम में आंसर लिखेंगे तो यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।